बेदर्दी पिया मोरे इश्क इबादत एपिसोड नंबर 4। अब तक आपने पढ़ा। रुद्राक्ष ने जैसे ही अनाया को देखा तो वह हड़बड़ा उठा और हड़बड़ाते हुए बोला, अनाया तुम। अनाया धीरे से रुद्राक्ष के पास आई और बोली, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे रुद्राक्ष ने जैसे ही अनाया को देखा तो रुद्राक्ष को लग गया था कि शायद आज उसका खेल उल्टा पड़ गया है और हो सकता है अनाया ने सब कुछ सुन लिया हो। लेकिन जब अनाया रुद्राक्ष से बोली तो रुद्राक्ष को एक सुकून सा महसूस हुआ था। तभी अनाया बोली, किससे बात कर रहे हो तुम? वहीं रुद्राक्ष अनाया की ये बात सुन बोला। रुद्राक्ष बोला, कुछ खास नहीं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आई हुई थी जिस वजह से केस के बारे में डॉक्टर बत्रा से बात कर रहा था। यह सुन अनाया बोली, हो गई बात? रुद्राक्ष बोला, हाँ हो गई है बात। तुम सोई हुई थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। यह सुन अनाया बोली, कोई बात नहीं, चले अब हम? तो वहीं रुद्राक्ष बोला, हाँ ठीक है चलो। रुद्राक्ष मन ही मन में अपने आप को संभालते हुए खुद से ही बोल रहा था। रुद्राक्ष बोला, बच गया, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया होता अभी। तो वहीं दूसरी ओर रुद्र और काशी दोनों ही हंसते खेलते हुए नैनीताल की ओर अपनी कार में बढ़ रहे थे कि रुद्र के फ़ोन पर अचानक शिव का फ़ोन देखकर रुद्र थोड़ा हैरान हो गया था। रुद्र ने काशी से की तरफ देखते हुए कहा। रुद्र बोला, पापा का फ़ोन आया है। काशी बोली, अटेंड करो, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी कार को साइड करके फ़ोन कॉल रिसीव किया। फ़ोन कॉल रिसीव करते ही शिव दूसरी तरफ से हड़बड़ा रहा था। वहीं रुद्र शिव से बोला, हाँ पापा कैसे हो आप, और माँ कैसी है, और आपका सेमिनार कैसा रहा? तभी शिव बोला, बेटा सब कुछ ठीक है लेकिन घर पर कुछ भी ठीक नहीं है। रुद्र असमंजस की स्थिति में आते हुए बोला। रुद्र बोला, सब कुछ ठीक नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा। तभी शिव बोला, बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम लोग वापस आने की कोशिश करो, मुझे तुम सबकी ज़रूरत है। रुद्र बोला, पर हुआ क्या है पापा? तभी शिव बोला, अभी अभी मुझे मेरे दोस्त रियांश का फ़ोन आया था। उसकी बेटी की शादी आज सुबह ही हुई है, लेकिन उसके परिवार के 2 बच्चों को नताशा और उसके बाप ने मिलकर अपने भाई की बेटी रश्मि के साथ मिलकर किडनैप कर लिया है। जैसे ही रुद्र ने यह सुना वो चौंक उठा और बोला, क्या? लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? हमने तो सारी सिक्योरिटी टाइट रखी हुई थी पापा। तभी शिव बोला, हाँ लेकिन पता नहीं बच्चे कैसे गायब हो गए हैं। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आने की तैयारी करो। और अनाया, रुद्राक्ष और अंश कहाँ है? रुद्र बोला, वो सभी दूसरी कार में हैं। तभी रुद्र कुछ सोचते हुए फिर बोला, ठीक है हम सभी लोग राजस्थान के लिए निकलते हैं, तब तक आप राजस्थान पहुँचिए, हम आज रात तक यहाँ से निकलेंगे। तभी शिव बोला, ठीक है मैं भी यहाँ से शिवधी के साथ निकलने वाला हूँ। आधे घंटे में मैं और सिद्धि दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। साकेत और निधि दोनों ही घर पहुँच चुके हैं, हमारा लॉयर भी निकल चुका है। रुद्र बोला, लेकिन पापा नताशा और उसके पापा के बारे में आपको कैसे पता चला कि वो दोनों भी इस काम में इन्वॉल्व हैं? तभी शिव रुद्र की इस बात को सुनकर बोला। शिव बोला, हमें ये बात रश्मि ने बताई। उसने एक वीडियो रियांश और उसकी फैमिली को सेंड कर दी थी जिसमें उसने अपने कनेक्शन के बारे में बताया, और उसी वीडियो से हमें यह सब पता चला कि नताशा रश्मि आपस में चचेरी बहनें हैं। यह सुन रुद्र बोला, ठीक है पापा, आज इन दोनों का ही खेल एक साथ खत्म होगा। हम तक दुश्मनी ठीक थी लेकिन अब दुश्मनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। दुश्मनी का खत्म होना ही अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। हम शाम को यहाँ से निकलते हैं। आप तब तक फूफा जी से बोलो कि वो यहाँ सब संभाल ले, और कुछ ही घंटों में आप भी तो वहाँ पहुँच जाओगे। तब तक मैं नताशा और उसके बाप के ठिकाने का पता लगाता हूँ। इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि वह अभी राजस्थान से बाहर नहीं गए होंगे। बच्चे राजस्थान में ही हैं, लेकिन कहाँ हैं ये हमें ढूंढना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से जितनी कोशिश हो सकती है सब करूँगा। आप वहाँ जैसे ही पहुँचें तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। शिव यह सुनकर बोला। शिव बोला, ठीक है तुम अपना और बाकी सब का ध्यान रखना। यह सुनकर रुद्र बोला, ठीक है पापा, मैं फ़ोन रखता हूँ अब। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन कॉल रख दिया। बगल में बैठी काशी ने भी रुद्र की सारी बातें सुन ली थी। काशी नताशा के बारे में सुनकर ही पैनिक होने लगी थी। उसे पैनिक होता देख रुद्र उसकी तरफ देखकर बोला। रुद्र बोला, डोंट पैनिक काशी, यहाँ बात 2 मासूम से बच्चों की है। अगर तुम परेशान हो गई तो घर में सभी को कौन संभालेगा?
हम लोग नैनीताल पहुंचने वाले हैं, तुम रुद्राक्ष को फ़ोन करो तो वह पूछो कि रुद्राक्ष से कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे ही वह लोग नैनीताल पहुँचते हैं, इस घटना के बारे में बताकर हम ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे कि हम आज रात को ही निकल रहे हैं यहाँ से। यह सुनकर काशी ने हाँ में सर हिलाया। इतना सुनते ही काशी ने रुद्राक्ष को सीधे फ़ोन मिला दिया था। अपने फ़ोन में अपनी बहन काशी का कॉल देखकर रुद्राक्ष थोड़ा हैरान था और बोला। रुद्राक्ष बोला, काशी का फ़ोन? यूँ बोलकर उसने चुपचाप से फ़ोन कॉल रिसीव किया और कहा। रुद्राक्ष बोला, हाँ काशी, कहाँ पहुँचे तुम लोग? तो वहीं दूसरी ओर से काशी बोली, भाई आप लोग कितनी देर में नैनीताल पहुँच जाएंगे? रुद्राक्ष बोला, 10 मिनट लगेंगे हमें होटल पहुंचने में। और तुम लोग कहाँ हो अभी, कितना टाइम लगेगा? रुद्राक्ष की बात सुन काशी बोली, भाई शायद हमें 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। आप लोग अगर रूम ले लो तो उन्हें पहले ही बोल दो कि हमें रूम कुछ ही घंटों के लिए लेना है। अगर वो घंटों के लिए ना दे पाए तो 1 दिन के लिए ले लेना, हमें आज रात को ही निकलना है। अचानक निकलने की बात सुनकर रुद्राक्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उससे भी बड़ा शौक पीछे बैठे अंश को लगा। कहाँ वो तो नैनीताल अपने किसी मकसद के लिए जा रहा था और कहाँ आज रात को ही वापस जाने का अचानक प्लान बन गया। रुद्राक्ष ने फ़ोन कॉल स्पीकर में रखा था, इस वजह से काशी की बात सबने सुन ली। अंश बोला, पर भाभी अचानक? काशी बोली, हाँ एक इमरजेंसी आई हुई है, हम सभी को घर पहुंचना है, पापा का भी फ़ोन आया था, बाकी सारी बातें मैं आपको होटल पहुंचकर बताती हूँ। ठीक है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। इतना कहकर रुद्राक्ष ने फ़ोन कट कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद रुद्राक्ष अनाया और अंश के साथ होटल पहुंच गया था। होटल लॉबी में बैठे रुद्राक्ष अपने फ़ोन पर किसी को कुछ मैसेज भेज रहा था। वहीं अंश चेहरे से परेशान था, लेकिन उसने अपने आप को इस कदर संभाला हुआ था कि वो अपने अंदर चल रहे इस तूफान को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। अंश ने रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की चाबी ली और फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही रुद्राक्ष ने सीधे रजनी को फ़ोन किया और रजनी से बोला। रुद्राक्ष बोला, हेलो रजनी। रजनी ने अपने फ़ोन पर जब रुद्राक्ष का कॉल देखा तो उसने अपना फ़ोन कॉल रिसीव किया और बोली। रजनी बोली, हाँ रुद्राक्ष, क्या हुआ, तुमने अचानक फ़ोन किया? रुद्राक्ष बोला, कुछ भी करके निहारिका को वापस राजस्थान भेजो, हम आज शाम को ही राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे लगता है अंश को शायद निहारिका के नैनीताल होने की भनक लग चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निहारिका आज दिन में ही राजस्थान के निकल जाए। मैं वहीं उससे मिलूँगा, बाकी सब तुम संभाल लेना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुमसे डिटेल्स में सारी बातें कर सकूं। ओके बाय। इतना कहकर उसने बिना रजनी की बात सुने फ़ोन कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष ने ऐसा क्यों किया। उसने फिर कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचते हुए निहारिका के पास कमरे में चली गई। वहीं दूसरे रूम में अंश गुस्से में बैठा हुआ था। उसने किसी को फ़ोन मिलाया और बोला। अंश बोला, पता करा तुमने वो लड़की कहाँ है? मेरे पास केवल आज रात तक का टाइम है, मैं रात को राजस्थान के लिए वापस निकल रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके उस लड़की की डिटेल्स चाहिए। और तुमसे एक लड़की नहीं खोजी गई? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोग पैसे किस बात के ले रहे हो। वहीं दूसरी तरफ से अंश के आदमी ने अंश को बताया कि निहारिका के पीछे उसके एक आदमी लग चुका है। वह आज रात मून होटल में है और शायद उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ राजस्थान निकल जाए। अंश ने जब यह सुना तो वह खुद से बोला। अंश बोला, क्या बात है, तितली खुद ब खुद मेरे शहर आ रही है। तुम उसका ध्यान रखो, नज़र बनाए रखना उस पर। इतना कहकर अंश ने फ़ोन कट कर दिया और अंश खुद से फिर बोला, बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए, फिर तुम्हें मैं कैसे अपने प्यार के जाल में फंसाता हूँ और उसके बाद कैसे तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। मिस निहारिका शेखावत। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। काशी और रुद्र होटल पहुंच चुके थे। होटल पहुंचते ही उन दोनों ने राजस्थान में हुई सारी घटना अंश, अनाया और रुद्राक्ष को बता दी। अब वो लोग जल्द से जल्द राजस्थान पहुंचना चाहते थे। काशी और रुद्र दोनों ही परेशान थे। काशी रुद्र से बोली, कुछ पता चला बच्चों का? रुद्र बोला, हाँ बच्चे घर पहुंचने वाले हैं। मैंने पापा को वहां की लाइव लोकेशन भेज दी है जहां रश्मि, नताशा और उसके बाप के साथ छुपी हुई थी। यह बात मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने वो लोकेशन पापा को पहले ही भेज दी। पापा ने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। पापा के साथ साथ रुद्राक्ष और अक्षांश भी गए हुए हैं। उन दोनों ने बच्चों का रेस्क्यू कर लिया है और साथ ही में उन दोनों ने उन तीनों को पकड़ भी लिया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी काशी बोली, सच में नताशा पकड़ी गई? कहीं वो दोबारा से हमारी लाइफ में तो नहीं आएगी?
उसे यूँ पैनिक होता देख रुद्र काशी से बोला, तुम चिंता मत करो जान, वो नहीं आ पाएगी तुम्हारे पास। वह क्या, दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। और नताशा को तो उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो, बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और फिर घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद हमने अनाया रुद्राक्ष के बारे में भी तो घर वालों को बताना है। इस बारे में सुनकर काशी के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई। काशी रुद्र के गले पर अपने हाथों को डालते हुए बोली। काशी बोली, कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाई भी होगा, और जब मुझे भाई मिला तो ये नहीं सोचा था कि मेरी ननद मेरी भाभी बनेगी। कितना अजीब है ना सब कुछ। रुद्र काशी की कमर पर हाथों को फिराते हुए बोला। रुद्र बोला, हाँ, सोचा तो मैंने भी ये नहीं था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगी। इतना कहकर रुद्र काशी के और नज़दीक आ गया और अपनी उंगलियों की हरकत उसकी कमर पर करने लगा। काशी की कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए काशी को गुदगुदी हो रही थी। काशी बोली, रुद्र क्या कर रहे हो तुम, जब देखो परेशान करते रहते हो। चलो छोड़ो, अभी पैकिंग हो गई है। अनाया और बाकी सबसे भी पूछना है कि उन लोगों की पैकिंग हो गई या नहीं हो गई। हो गई हो तो हम लोग निकलते हैं। रुद्र बोला, हाँ, मेरी बात हो गई थी रुद्र और अंश से, उन दोनों की पैकिंग हो गई है और तुम चिंता मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इतना बोलकर रुद्र फिर बोला, चलो मैं बाहर देख कर आता हूँ कि सारी तैयारियां हुई हैं नहीं, हम उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। काशी ने हाँ में सर हिलाया तो रुद्र ने अपने हाथों से काशी के गालों को हल्का सा हिलाया और मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अनाया रूम में पैकिंग कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे कस के पकड़ लिया। अनाया चिल्लाती उससे पहले रुद्राक्ष ने उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। अनाया की आंखें इस समय बड़ी हो चुकी थी, उसे चिल्लाने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि रुद्राक्ष ने उसके मुंह को बंद कर दिया और बोला। रुद्राक्ष बोला, क्या कर रही हो, चिल्लाओ मत, मैं रुद्राक्ष हूँ। शांत होता देख रुद्राक्ष ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा दिया। अनाया बोली, तुम्हें शर्म नहीं है, मैं डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं किसने पीछे से पकड़ लिया। रुद्राक्ष बोला, मेरे अलावा किसी और की इतनी हिम्मत है क्या जो तुम्हें छू ले। रुद्राक्ष ने इतना कहा ही था कि रुद्राक्ष की यह बात सुन अनाया के गाल लाल हो गए। अनाया शर्माने लगी और अपनी आंखें नीचे कर ली। अनाया बोली, तुम भी ना, हटो, जब देखो मुझे सताते रहते हो। उसे यूँ शर्माता देख रुद्राक्ष अनाया के करीब आया और उसकी गर्दन पर अपने होठों को सटाते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, ये तो बस शुरुआत है जाने मन, आगे आगे देखो होता है क्या। अनाया रुद्राक्ष की बात सुनकर चौंक गई तो रुद्राक्ष अपनी बातों को संभालते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें शादी के बाद भी ऐसे ही ढेर सारे सरप्राइज मिलेंगे। अनाया बोली, तुम भी ना, चलो हटो, मुझे पैकिंग करनी है। रुद्राक्ष बोला, ठीक है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने अनाया के गालों पर अपने होठों की छाप छोड़ी और वहाँ से चला गया। और अनाया अपना एक हाथ उस गाल पर रख कर जिस पर रुद्राक्ष ने थोड़ी देर पहले किस किया था उस पर रखते हुए मुस्कुरा कर धीरे से बोली। अनाया बोली, झल्ला है पूरा का पूरा। वहीं दूसरी ओर रुद्र अंश के रूम में गया तो अंश वहीं पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने रुद्र को आते हुए नहीं देखा। अंश इस समय हिमांशु से बात कर रहा था। अंश हिमांशु से बोला, क्या बात हो गई, अचानक से उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई है। हिमांशु बोला, पता नहीं भाई, मैंने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोले कुछ दवाइयाँ कम पड़ रही हैं और वो दवाइयाँ इंडिया में नहीं हैं, बाहर से मंगानी पड़ेंगी, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम वो दवाइयाँ बाहर से मंगा सकें। यह सुन अंश गुस्से में बोला, तो तुमसे कहा किसने पैसों के लिए कुछ, मैंने पहले भी कहा था ना, पैसों की चिंता मत करना, मुझे बस चिराग सही सलामत चाहिए। उसे यूँ चिल्लाता देख हिमांशु को अंश पर बहुत गुस्सा आने लगा, पर फिर भी बात यहाँ पर पैसों की थी तो वो अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला। हिमांशु बोला, ठीक है भाई, तो चिंता मत कर, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, डॉक्टर बोल रहे थे कि उन दवाइयों से चिराग की हालत में सुधार आएगा। अंश बोला, ठीक है, कितने रुपए डालने हैं। हिमांशु बोला, भाई 3 लाख। यह सुन अंश ने ठीक है कहा और अपने अकाउंट से हिमांशु के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बाद वह हिमांशु से बोला। अंश बोला, मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरी तरफ से हिमांशु ने अपना अकाउंट में चेक करा तो उसमें 3 लाख पहुँच चुके थे। हिमांशु अंश से बोला, ठीक है भाई, ओके बाय। तो वहीं इतना कहकर हिमांशु ने फ़ोन कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से अंश ने भी फ़ोन कॉल कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक सामने रुद्र खड़ा था। अपने सामने रुद्र को देखकर उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। अंश कुछ बोलता उससे पहले रुद्र बोला, किसे रुपये भेजने की बात कर रहा है तो। अंश बोला, कुछ नहीं भाई, वो एक फ्रेंड को अर्जेंट रुपये चाहिए थे, इसलिए उसे ही भेज रहा था, कोई टेंशन की बात नहीं है। रुद्र बोला,
सही में यही बात है ना? अंश बोला। हाँ भाई, यही बात है, आप टेंशन मत लो। रुद्र अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। पैकिंग कर ली? अंश बोला। हाँ भाई, मेरी पैकिंग हो गई है, अब बारी है तो बस राजस्थान पहुंचने की। रुद्र अंश से बोला। हमें नताशा और उसके पिता मिल गए हैं। अंश बोला। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई। तभी रुद्र बोला। ठीक है, अब तो तैयार रहना, हम कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। अंश ने यह सुना तो हाँ में सर हिलाया और रुद्र इतना बोलकर उस कमरे से बाहर चला गया। अंश मन ही मन में रुद्र को जाता हुआ देखकर बोला। अंश बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है, नताशा और उसके बाप का खेल खत्म। उसके बाद निहारिका तुम्हारा। तुम्हें तो मैं वो नर्क दिखाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे कारण मेरे सबसे अच्छे दोस्त की ये हालत हुई है। वो कोमा में चला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपनी बीवी बनाकर नौकरों से भी बदतर हालत कर दूंगा। तुम बीवी तो बनोगी, पर तुम्हारे अधिकार बीवियों वाले नहीं होंगे। पर हाँ, मेरा तुम पर पतियों वाला अधिकार जरूर रहेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कुछ दिनों से माहौल काफी शांत था। सारे दुश्मनों का सफाया हो चुका था। घर में रौनक आने वाली थी। अनाया और रुद्राक्ष की शादी के लिए घर के सभी लोग मान चुके थे। वहीं रुद्राक्ष मन ही मन में बहुत खुश था कि उसका बदलाव पूरा हो जाएगा। उसे अब बस इंतजार था तो शादी का। वहीं दूसरी तरफ अंश भी निहारिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर रुद्राक्ष ने निहारिका की सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अंश का निहारिका से मिलना और निहारिका का अंश से मिलना किस्मत से तय था। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। निधि और सार्थक अनाया की शादी के लिए बहुत उत्सुक थे। वहीं सिद्धि और शिव ने शादियों के आधे से ज्यादा काम निपटा दिए थे। अब कुछ बचा था तो वो थी शादी की खरीदारी। काशी, निधि, सिद्धि अनाया के साथ आज बाजार जाने वाले थे, इसलिए सभी तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। 1 घंटे बाद सभी औरतें शॉपिंग के लिए बाजार चली गई। वहीं रुद्राक्ष अपनी आंखें की तैयारी कर रहा था। उसने रुद्र से कहा कि वो राजस्थान में ही निधि और सार्थक के साथ उनके हॉस्पिटल में ही काम करेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया कोई केस आता भी है तो वो वहां जाकर उसे हैंडल कर लेगा। रुद्र, निधि और सार्थक को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनाया भी इस बात से खुश थी कि वो अपने घर के बहुत पास है, जब मन हो तब उनसे मिलने आ सकती है। हर किसी को रुद्राक्ष का ये डिसीजन बहुत सही लग रहा था, लेकिन इसके पीछे रुद्राक्ष की क्या चाल थी ये तो सिर्फ रुद्राक्ष जानता था। धीरे धीरे शादी का दिन निकट आया। आज शादी का दिन था। गणेश जी की आराधना होने के बाद शादी की सभी रस्में शुरू हुई। वहीं अंश अपने रूम में अपने मैनेजर से लगातार गुस्से में बात कर रहा था। अंश गुस्से से अपने मैनेजर से बोला, तुमसे एक लड़की पकड़ी नहीं गई, लड़की नहीं हो रही, कोई अजूबा हो रही है वो। उसकी एक इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए हो तुम लोग। पैसे किस बात के लिए थे? वहीं दूसरी तरफ से उसका मैनेजर बस अपने बॉस की डांट सुन सकता था और कर भी क्या सकता था। वो धीरे से बोला, सर हम धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। यह सुन अंश गुस्से में चीखते हुए बोला, तुम्हारी कोशिश का मैं आचार डालूं? मुझे जल्द से जल्द उस लड़की के बारे में सारी खबर चाहिए। तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम है। मुझे पता था, मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन आज रात के रात चाहिए। अब मुझे फ़ोन मत करना, आज मेरी बहन की शादी है, मुझे वो अटेंड करनी है और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो अपनी शक्ल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाना मेरी कंपनी से। इतना कहकर अंश ने गुस्से में फ़ोन कट करके बेड पर दे मारा। सभी लोग गणेश पूजा के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी पर हल्दी चढ़ाई गई। उसके बाद शुरू हुई हल्दी की रस्म। इस रस्म को लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित थे। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले अनाया रुद्राक्ष को घर के सबसे बड़े शिव के पिता ने हल्दी लगाई और आखिरकार घर में सबसे बड़े वही थे और उनका आशीर्वाद भी अगर रुद्राक्ष और अनाया को मिलता तो दोनों का साथ जन्म जन्मांतर के लिए और पक्का हो जाता। उनके हल्दी लगाने के बाद काशी और रुद्राक्ष के मामा जी धीरेन्द्र जी ने उन दोनों को हल्दी लगाई। उसके बाद शिव और सिद्धि और निधि सार्थक ने हल्दी लगाई। वहीं रुद्र और काशी ने भी रुद्राक्ष को हल्दी लगाई। हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को देखना मना था। हल्दी के कार्यक्रम के साथ साथ सभी लोगों के पैर डीजे में थिरकने लगे। उधर हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था तो इधर काशी और रुद्र को लेकर फ्लोर पर आया। दोनों ने एक जोरदार प्रस्तुति सभी के सामने पेश करी। दोनों साथ में नाचने लगे थे। काशी और रुद्र का जोरदार डांस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद डांस फ्लोर पर अपना जलवा दिखाने आई अनाया की मम्मी और अनाया की मामी। मतलब अब की बारी थी सिद्धि और निधि की।
वह दोनों भी डांस फ्लोर पर आए और उन दोनों ने भी जमकर डांस किया था। हंसी खुशी के साथ हल्दी की रस्म पूरी हुई। अब सभी को इंतज़ार था तो संगीत की रात का, इसलिए सभी लोग फ्रेश होने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए। वहीं अंश जब रूम में आया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर उसके मैनेजर का फ़ोन आ रहा है। उसने अपना फ़ोन पिक किया तो अपने मैनेजर से वह बोला। अंश बोला, बिना इन्फॉर्मेशन के बोला था ना कि फ़ोन मत करना। तो वहीं उसका मैनेजर बोला, सर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वो लड़की अभी राजस्थान में ही है। यह सुनकर अंश बोला, राजस्थान में है? ये बात तो मुझे भी पता है, राजस्थान में कहाँ है ये बताओ। तभी मैनेजर बोला, सर वो आपके ही होटल में रुकी हुई है। यह सुनकर अंश बोला, क्या बात है, तितली मेरे ही होटल में रुकी हुई है? कोई बात नहीं, पिंजरे में कैद करने में आसानी रहेगी, तुम उस पर नज़र बनाए रखना, कल सुबह तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर अंश ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं अंश अब खुद से मुस्कुराते हुए बोला। अंश बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया मिस निहारिका। अब देखता हूँ कब तक भागती हो मुझसे। बस एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद निपटूंगा तुमसे। सभी लोग संगीत का प्रोग्राम समाप्त करके मेहमानों को खाना पीना खिलाकर घर आ चुके थे। रुद्राक्ष की फैमिली इस समय शिव के घर पर रुकी हुई थी और अनाया अपने घर पर। शादी शिव के होटल और राजस्थान के सबसे महंगे होटल में होने वाली थी, जिस होटल में शादी करने के लिए बुकिंग 6 महीने पहले ही करानी होती है। उस होटल में रुद्राक्ष और अनाया की शादी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा धमाका भी होने वाला था। सभी लोग जब घर पहुंचे तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी रुद्र उसे रोकते हुए बोला। रुद्र रुद्राक्ष से बोला, क्या बात है साले साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सब्र नहीं हो रहा क्या? रुद्राक्ष को यूं छेड़ता हुआ देख काशी हल्का गुस्सा दिखाते हुए रुद्र से बोली। काशी बोली, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे भाई को तुम, जाने दो उसे। वैसे भाई, काशी भी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के मजे लेते हुए फिर बोली, सब्र नहीं हो रहा ना? अचानक से काशी का दल पलटते देख रुद्राक्ष काशी की तरफ मुंह बनाते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, ले लो तुम भी मजे ले लो, तुमने अचानक से टीम चेंज कर दी, सही है, यही दिन देखना बाकी रह गया था। भगवान, मेरी बहन मेरी ना रही, अब वो अपने पति की हो गई है। रुद्र रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला तो रुद्र बोला, साले साहब आपकी बहन ना मेरी ही थी। रुद्राक्ष बोला, कोई बात नहीं, अब हम दोनों ही एक दूसरे के साले हैं, आपकी बहन मेरी और मेरी बहन आपकी। इतना सुनते ही वो तीनों खिलखिला कर हंस पड़े और उन तीनों को ही हंसते मुस्कुराते देख शिव, सिद्धि और काशी और रुद्राक्ष के मामा जी अनिल जी आपस में बोले। शिव बोले, बच्चे भी कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन हंसी ठिठोली नहीं गई इनकी आज तक। तभी रुद्राक्ष के मामा जी धीरेन्द्र जी बोले, ये हंसी और मुस्कुराहट ही तो घर में खुशियां बनाए रखती हैं समधी जी। शिव बोला, ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोली है, चलिए आप सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। अनिल जी बोले, जी गुड नाइट। इतना कहकर अनिल जी अपने रूम में चले गए। वहीं बच्चे लोग सबके सब अपने रूम्स में जा चुके थे। शिव सिद्धि से बोला, चले स्वीट हार्ट? सिद्धि बोली, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो तुम? शिव बोला, जैसा तुमने आज डांस किया है ना, मैं तो फ्लैट हो गया हूँ तुम पर। तुम रोमांटिक होने की बात कर रही हो जाने मन, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि कब हम अकेले हों और कब तुम्हारे साथ मैं रोमांस करूं। तभी सिद्धि बोली, हटो बदमाश कहीं के। शिव सिद्धि की नाक पर अपनी नाक को टच करते हुए बोला। शिव बोला, अभी बताता हूँ बदमाश कौन है। इतना बोलकर शिव ने सिद्धि को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चला। सिद्धि शिव के ही उठाने से ब्लैंक हो चुकी थी। सिद्धि बोली, तुम्हें शर्म नहीं है? छोड़ो मुझे, बच्चे देख लेंगे। शिव बोला, कमाल करती हो तुम, डॉक्टर तुम हो और शर्म तुम्हें आ रही है, जबकि शर्म तो मुझे आनी चाहिए। सिद्धि बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। इतना कहकर सिद्धि शिव के गले लग गई और शिव उसे उठाते हुए मुस्कुरा कर कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के कमरे में, रुद्राक्ष जब कमरे में पहुंचा तो उसने रजनी को फ़ोन किया और रजनी से फ़ोन पर बोला। रुद्राक्ष बोला, निहारिका कैसी है अब? तभी रजनी बोली, निहारिका ठीक है, पर मैं आज घर आई हुई हूँ और तुमने ही कहा है कि उसे सबसे छुपा कर रखना है, इसलिए मैं उसे अपने घर नहीं लेकर आई। रजनी ने इतना कहा तो रुद्राक्ष बोला, निहारिका इस समय कौन से होटल में है रजनी? तभी रजनी बोली, वो इस समय आप लोगों के होटल में है, काशी का हस्बैंड ही उस होटल का ओनर है। रुद्राक्ष रजनी पर यह सुनकर चिल्लाते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुमने उसको उस होटल में रखा है जहां से अंश आसानी से निहारिका तक पहुंच सकता है,
जबकि तुम जानती हो अंश निहारिका के पीछे लगा हुआ है। रजनी यह सुनकर बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। और वैसे भी मैंने होटल में फेक डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं और चोर कभी भी अपने घर में चोरी नहीं करता। यही एक अच्छा ऑप्शन है। अंश के नाक के नीचे निहारिका रहेगी और अंश उसे पूरी दुनिया में ढूंढेगा। यह सुन रुद्राक्ष थोड़ा शांत होकर बोला, ठीक है, पर यह ध्यान रखना निहारिका उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रजनी बोली, मैं ध्यान रखूंगी, पर तुम्हें ध्यान है तुम अनाया से शादी किस मकसद के लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें उसे सच में प्यार तो नहीं हो गया है? रुद्राक्ष बोला, ये मेरे और अनाया के बीच की बात है, बेहतर होगा तुम इसमें ना पड़ो। और मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ और अब लास्ट बार बोल रहा हूँ रजनी, मेरे और अनाया के बीच में आने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें पहले ही सब क्लियर कर दिया था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड देखता हूँ, बहुत अच्छी फ्रेंड मानता हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी वही समझो। रजनी को रुद्राक्ष की इस बात से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए बोली। रजनी बोली, मुझे पता है कि तुम मुझे फ्रेंड मानते हो, पर अनाया से कौन सा तुम प्यार करते हो? अनाया से शादी तो बस एक बदले के लिए कर रहे हो ना तुम। यह सुन रुद्राक्ष बोला, मुझे उससे प्यार है या नहीं इस बारे में मुझे तुमसे जानना ज़रूरी नहीं है। बेहतर होगा तुम्हें जो बोला गया है तुम वो करो। ठीक है, कल मेरी शादी है और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा हो, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर रुद्राक्ष ने बिना रजनी की बात सुने फ़ोन कट कर दिया। वहीं फ़ोन कट होते ही रजनी गुस्से से अपने सामने पड़े टेबल पर बिखरे हुए सामान को फेंकते हुए गुस्से में चीख कर बोली। रजनी खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस अनाया से प्यार नहीं कर सकते हो रुद्राक्ष। मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी कि तुम उस अनाया से बदला लेने के बाद उसे छोड़ दोगे, लेकिन मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि तुम उस अनाया को छोड़ोगे। तुम अनाया से प्यार तो नहीं करने लगे? नहीं नहीं रुद्राक्ष, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक जुनून साफ दिख रहा था। वह अपने आप से फिर बोली, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। उसके लिए मुझे अंश को निहारिका का पता देना पड़ेगा। सो सॉरी रुद्राक्ष डार्लिंग, तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हारी सो कॉल्ड बहन को मोहरा आसानी से बना सकती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे। पर न जाने तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझ में कभी इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हो। पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और सिर्फ मुझसे। अगर अंश को निहारिका मिल जाएगी तो वो उसे टॉर्चर करेगा, और उसे टॉर्चर करते करते तुम उसकी बहन को टॉर्चर करोगे। फिर तुम दोनों ही एक दूसरे की बहन को बचाने के लिए उन्हें डाइवोर्स दे दोगे। अंश चाहे निहारिका को डाइवोर्स दे या ना दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पता है तुम अपनी बहन को बचाने के लिए उस अनाया को तो छोड़ ही दोगे। तो क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। इतना कहकर उसके फेस पर एक जुनून साफ नजर आ रहा था। अंश को पता चल चुका था कि निहारिका कहाँ छुपी हुई है। निहारिका होटल में खाना खाने के बाद जब अपने रूम में गई तो अंश लगातार अपने मैनेजर से टच में था कि निहारिका उसकी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल ना हो सके। वही रूम में आकर निहारिका को रुद्राक्ष ने फ़ोन करा और अपनी शादी के बारे में बताया। निहारिका काफ़ी खुश थी। रुद्राक्ष चाहता था कि निहारिका शादी में आए, पर उसका शादी में आना पॉसिबल नहीं था। निहारिका ने रुद्राक्ष को बहुत सारी बधाइयाँ दी। रुद्राक्ष यह सुनकर मुस्कुरा उठा। इस शादी के पीछे रुद्राक्ष का एक अपना मकसद था, और वो क्या था ये सब तो आप लोग जानते ही हैं और ये सबको पता है। आज काफ़ी लोगों की आंखों से नींद गायब थी, जिसमें से पहले अनाया थी। अनाया बहुत खुश थी। उसने शादी के लिए काफ़ी सारे सपने संजोए हुए थे। अनाया अपने हाथों में लगी अपनी मेहंदी को देखती तो कभी अपने चेहरे के ग्लो को, और फिर खुद से ही मुस्कुराते हुए शीशे में देखकर खुद से ही खिलखिलाते हुए बोलती। अनाया बोली, ओ माय गॉड, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हकीकत है, मेरी शादी होने वाली है। इतना सोचते सोचते उसे वो पहली मुलाकात याद आ गई जिस दिन वो रुद्राक्ष से मिली थी। ये सब सोचकर मुस्कुराते मुस्कुराते अनाया बालकनी की तरफ आई, और वहीं चांद को घूरते घूरते अनाया को ना जाने कब वहाँ नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अनाया के चेहरे की खुशी को हर कोई समझ रहा था। उसकी खुशी को देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, और अंश भी अनाया से बहुत प्यार करता था। आखिर अनाया सबसे छोटी बहन जो थी और सबकी लाडली बहन भी थी। वहीं रुद्र और काशी भी अभी सोए नहीं थे। रुद्र अनाया के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया था। उसी के बारे में रुद्र काशी से बातें कर रहा था। काशी ने जब उस गिफ्ट को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी बड़ी मुस्कान आ गई। काशी मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोली। काशी बोली, बहुत सुंदर तोहफा है ये रुद्र, अनाया को बहुत पसंद आएगा। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला,
हाँ, मुझे पता है कि ये गिफ्ट अनाया को बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा उठा तो वहीं काशी भी हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र के बालों से खेलने लगी और बोली। काशी बोली, तो जनाब आज सोने का इरादा है जनाब का, क्योंकि कल आपकी बहन की शादी है और बहुत काम है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, मम्मी जी को हेल्प भी करानी है। इतना कहकर काशी ने रुद्र को सोने के लिए कहा तो वहीं रुद्र भी काशी की बात मानकर काशी को अपनी तरफ पकड़ते हुए सो गया। काशी के माता पिता तो थे नहीं, काशी को उसकी दादी ने ही पाला था और वो भी दादी शादी में आई हुई थी। वहीं रुद्राक्ष भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी बहन काफ़ी खुश थी। रुद्राक्ष अपनी छुटकी से सालों से जिसे ढूंढ रहा था वो आज उसकी छुटकी उसे मिल चुकी थी और वो एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ था जहाँ कई जिंदगियां दांव पर लगने वाली थी। हालांकि रुद्राक्ष को इतना पता था कि रुद्र काशी से बेहद मोहब्बत करता है और वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अभी भी वो ये सोच रहा था कि वो अपने प्लान को आगे कैसे बढ़ाए। तभी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आया। रुद्राक्ष ने वो नोटिफिकेशन चेक किया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष खुद से बोला, ये तो बहुत अच्छा होगा कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब आएगा असली मज़ा। इतना कहकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष खुद से फिर बोला, यही तो चाहिए था मुझे, हमारा नया घर, अब आएगा मज़ा। पल पल अनाया तड़पेगी और उसकी उस तड़प को महसूस करेगा उसका बड़ा भाई अंश। तो वहीं दूसरी तरफ अंश ने अपने मैनेजर को फ़ोन किया तो उसके मैनेजर ने बताया कि निहारिका उसी होटल रूम में है। यह सुन अंश ने अपने मैनेजर से कहकर शादी के सारे इंतज़ाम करा दिए। अंश अनाया की शादी होने देना चाहता था। एक बार अनाया की शादी हो जाती तो इन सब से वो खुद निपटता, पर समय के गर्भ में क्या छिपा है ये तो किसी को नहीं पता था। खुद अंश भी इस बात से बेखबर था कि जिस बहन की शादी के लिए वो रुका हुआ है उस बहन की ज़िंदगी अभी दांव पर लगने वाली है। उसने अपने मैनेजर से थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन कट कर दिया। वहीं शिव और सिद्धि भी अभी सोए नहीं थे, दोनों शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सिद्धि शिव की सारी तैयारियों के बारे में बता रही थी कि तभी सिद्धि को याद आया कि वो सबसे बड़ी चीज़ मिस कर गई। सिद्धि अचानक शिव से बोली, ओह नो, एक प्रॉब्लम हो गई। शिव बोला, क्या हुआ जान? सिद्धि बोली, जयमाला, पता नहीं जयमाला बनी होगी कि नहीं। शिव बोला, पर जयमाला का ऑर्डर तो बहुत पहले दे दिया था ना। सिद्धि बोली, हाँ, पर अनाया को जयमाला के फूल पसंद नहीं आए थे और उसने ये बात मुझे कल शाम बताई। फिर मैंने शाम को फ़ोन करके फूल चेंज करने के लिए बोल तो दिया था, बस कल के दिन जयमाला आ जाए। और जो हमारे ज्वेलर हैं उनके पास अनाया की पायल है, उस पायल के घुंघरू टूट गए थे, इसलिए वो भी कल दिन से पहले आ जाएं, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो पायल उसकी पूरी ज्वेलरी सेट के साथ हमने बनाए हैं और अनाया अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। मैं नहीं चाहती कि छोटी सी भी गलती हो। शिव सिद्धि के चेहरे पर आई परेशानियों के भाव को पढ़ रहा था। शिव मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा, छोटी सी भी कमी नहीं रहेगी। अब तुम आराम करो। वैसे भी तुम और निधि सुबह से इतनी भाग दौड़ कर चुके हो, तुम्हें खुद आराम करने का समय नहीं मिला है, थोड़ा अपने पर भी तो ध्यान दो। सिद्धि बोली, बेटी की शादी है, भाग दौड़ तो बनी रहेगी, और तुम कौन सा भाग दौड़ नहीं कर रहे हो, हर एक एक चीज़ जाकर चेक कर रहे हो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। छोटी सी कमी होने पर रुद्र और अंश को दौड़ा रहे हो कि यहाँ ये सही करवाना है, ये गलत हो रहा है, ये बदलो, वो करो। सिद्धि ने इतना कहा तो शिव मुस्कुरा उठा और बोला, शिव बोला, ठीक है, अब आराम करो। आपस में वह दोनों ही बात करते करते वह दोनों सो गए। तो वहीं दूसरी ओर अंश ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त हिमांशु को फ़ोन किया। हिमांशु इस समय हॉस्पिटल में था। तभी उसने देखा कि फ़ोन पर अंश का कॉल आ रहा है। वहीं हॉस्पिटल में चिराग की हालत गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि शायद ही वह अब बच पाए। कोमा में रहने के बाद भी इंटरनल इंजरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। डॉक्टर बार बार दवाइयों के जरिए उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब ये नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए जब उसने अपने दोस्त के जरिए उस डॉक्टर से बात की तो उसको काफ़ी बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था, लेकिन वो पैसा कभी चिराग पर खर्च ही नहीं हो पाया। हिमांशु ने हर बहाने से अंश से चिराग के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन हिमांशु ने उन पैसों को अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पर उड़ाया। इस बारे में अंश को ज़रा भी भनक नहीं थी। डॉक्टर ने अंश से बात की और सारी सिचुएशन उसे बताई कि चिराग अब नहीं बच सकता, तो अंश को काफ़ी बुरा लगा। अंश डॉक्टर से बोला, तो फिर क्या हो सकता है, अब कुछ तो करो, चिराग ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो चिराग का बदला पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर बोले, सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की पर चिराग का बचना मुश्किल है,
वो आज या कल का ही मेहमान है, अगर हो सके तो आप आ जाइए। अंश ने इतना सुना और फ़ोन कट कर दिया। वहीं डॉक्टर भी अंश से बात करके वहाँ से जा चुके थे, पर किसी को इस बात का बुरा लग रहा था। वह कोई और नहीं, हिमांशु और उसकी गर्लफ्रेंड माहिरा थे, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी अंश के पैसों पर पलने की। जैसे ही उनको पता चला कि चिराग अब मर जाएगा तो उन्हें ये डर सताने लगा कि अब उनका खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि पहले वो दोनों चिराग के नाम से अंश से पैसा मांगते रहते थे। अब तो ये भी नहीं होने वाला है। रात काफ़ी भारी थी। जैसे जैसे समय बीता अंश काफ़ी सोचने लगा। तभी उसने कुछ तय किया और घड़ी में टाइम देखा। घड़ी में इस समय 1:18 हुए थे। अंश ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और वहां से सीधे एयरपोर्ट की तरफ चला गया। अंश इस समय राजस्थान एयरपोर्ट पर था। उसने टिकट इमरजेंसी में बुक की थी। फ्लाइट आधे घंटे बाद निकलने वाली थी और 1 घंटे में राजस्थान से मुंबई पहुंचा देती। अंश मुंबई के लिए निकल चुका था, पर उसने रुद्र को फ़ोन करके बता दिया था कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है। रुद्र ने पूछा कि किस ज़रूरी काम से जा रहा है, तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है और वो इस बारे में घर पर किसी को ना बताए, क्योंकि घर वाले शादी के माहौल में काफ़ी खुश हैं। अचानक ये सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। अंश ने रुद्र को यकीन दिलाया कि वो शादी होने से पहले पहुंच जाएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं रुद्र समझ चुका था कि उसका दोस्त चिराग उसके काफ़ी क्लोज था, पर रुद्र को अंश का ये दोस्त कभी पसंद ही नहीं आया। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि चिराग काफ़ी फ्लर्टी किस्म का इंसान था। फिर एक दिन अंश ने रुद्र को इस बात के लिए कन्विंस करा कि जैसे कीचड़ में कमल उगता है और कमल पर कोई दाग नहीं लगता, ठीक वैसे ही दोस्ती में भी कुछ अच्छी आदतें होती हैं तो कुछ बुरी आदतें। वो तो हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हमें हमारे दोस्त से अच्छी बातें सीखनी है या बुरी बातें, या हमारे दोस्त को हमें अच्छा बनाना है या बुरा। जिसे सुनकर रुद्र को काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ था। रुद्र को इतना अंदाज़ा हो चुका था कि उसका भाई कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा, भले ही उसके दोस्त कैसे भी क्यों ना हो, परंतु उसे उसकी लिमिट्स पता है। वह आधी रात को रुद्र किसी से फ़ोन पर बात करता देख काशी भी नींद से जग चुकी थी। आधी नींद में उसने देखा कि रुद्र किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो वह रुद्र से बोली। काशी बोली, किसका फ़ोन आया था? रुद्र बोला, किसी का नहीं, चलो सो जाओ। इतना कहकर रुद्र काशी के पास आया तो काशी ने रुद्र को गले लगाया और यूं गले लगाते लगाते ही वो सो गई। वहीं रुद्र मुस्कुराते हुए काशी के सर पर हाथ फेर कर सोने लगा। थोड़ी देर बाद रुद्र को भी चैन की नींद आ चुकी थी। हर किसी को इंतज़ार था तो अब अगली सुबह का। अगली सुबह काफ़ी तैयारियां होने वाली थी, काफ़ी भागदौड़ भी होने वाली थी। घर वाले शादी पर दिल खोल कर खर्चा कर रहे थे। यह एक ऐसी शादी होने वाली थी जो ना कभी किसी ने देखी होगी और ना ही ऐसी भव्य शादी किसी ने इमेजिन की होगी। इस शादी में दिल खोल कर पैसा खर्च किया गया था, और किया भी क्यों ना जाए। सार्थक और निधि कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। वो इंडिया के साथ साथ विश्व के भी टॉप 10 बेस्ट सर्जन में आते थे। और शिव प्रताप सिंह कोई आम आदमी थोड़ी ना था, एक बिलियनर था, और अनाया उसकी इकलौती भांजी थी। शिव इस शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। सभी घरवाले बहुत खुश थे। अब हर किसी को इंतज़ार था तो शादी का। आखिर क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि बिना किसी ट्विस्ट के तो कहानी पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता। आखिर क्या होने वाला है वो मोड़ जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।